हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिक बुक का जो है डीएलएड का मैथ और रीजनिंग का मॉक टेस्ट। ठीक है, इसमें हम आप लोग को जो है मैथ और रीजनिंग को थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आंसर बता देने से तो काम नहीं चलेगा। क्योंकि जीके जीएस तो है नहीं, उसमें तो सिर्फ आपको आंसर बता देते हैं, थोड़ा सा रियलाइज करा देते हैं कि हाँ ऐसा ये होता है तो आप समझ जाते हैं, लेकिन इसमें आपको प्रॉपरली बताना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्तों हम थोड़ा सा वीडियो लाने में लेट कर दिए, सो सॉरी आप उसके लिए। और आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम थोड़ा सा इस टाइप का डिज़ाइन बना दिए हैं, ताकि आप लोग को यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन जो है कट करके यहाँ पे सेट कर दें। ठीक है, तो आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो फिलहाल तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है, लेकिन आपको जो है वीडियो एडिट करते समय यहाँ पे फ़ोटो कट करके लगा देंगे, आपको यहाँ पे वीडियो फ़ोटो दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है 0 पॉइंट, इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए 0.001, अब तीनों पे क्या है, रेकरिंग है। तो अब क्या करते हैं, देखिए इसको बनाने का सीधा सिंपल तरीका समझिए। पूरे संख्या में आपको मान कितना दिख रही है, 000 का वैल्यू आपको तो समझना नहीं है। यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लगाएंगे और बटे डालेंगे। ये बटे डालने का, उसके बाद ये जो रेकरिंग देखिए दशमलव के बाद कितने संख्या पे रेकरिंग है, बस उतना 9 लगा देना है। तो 1 2 और ये 3। ठीक है, ये 0 के बदले आया, ये 0 के बदले आया और ये 1 के बदले 9 आया। तो 1/9 ये आपका आंसर होगा, यानी कि यह क्या हो गया, PYQ के रूप में आ गया ना। तो सवाल में यही कहा गया है कि PYQ के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो राइट आंसर 1/999 होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल दिया हुआ है 1440, यानी कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 1440 का क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है। तो 1440 का एलसीएम लेते हैं। 2 से पहले देंगे तो 7, 2 0 हो जाएगा एलसीएम, 720 इसका एलसीएम। फिर 2 से देंगे तो कितना होगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 6 12, 0, 360 हो गया। फिर 2 से देना है, इस बार कितना होगा, 18 दूना 36, तो ये 180 हो गया। फिर 2 से देंगे तो 90, फिर 2 से देंगे तो 45, इस बार कितना देंगे, 3 से, तो 3 का 15 या 45, फिर 3 से देंगे तो 3 5 15। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो 5 निकला, ये 3 निकला, ये भी 3 निकला, तो इनको ध्यान नहीं देना है, देखना है 2 हमारा कितना बार आया है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 2 का पावर कितना है, यहाँ पे 5 है। और आपसे पूछा जा रहा है कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, तो भाई 2 का अधिकतम घात 5 आया है। तो राइट आंसर आप लगाइएगा ऑप्शन सी, आपको दिख रहा होगा 5। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए दोस्तों 7 8 9, फिर दिया गया है 7 8 9, फिर दिया गया 9 3 5 4 का पूछा जा रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक आप सभी को पता होगा कि जो संख्या जो आपका दिया हुआ है मान, जो संख्या जितना ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही बहुलक कहलाता है। कि बहुत बार कौन आया है तो वही बहुलक होगा। तो देखिए क्या इसमें है, 7 देखते हैं और कहाँ है भाई, तो 7 एक यहाँ पे है, मतलब आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे, ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो 7 देखिए आप 2 बार आया है। उसके बाद 8 देखिए कितना बार आया है, तो दोस्तों 8 भी 2 बार आया है। उसके बाद 9 देखिए कितना बार आया है, 9 1 2 3 बार आया है, और 3 तो एक ही बार है, 5 एक ही बार है, 4 एक ही बार है। यानी कि सबसे अधिक बार कौन आया है, तो 9 आया है 3 बार। 9 आपका हो जाएगा बहुलक, यानी कि जो आपका मान दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक बार कौन आया होता है वही आपका बहुलक कहलाता है। तो ये तो एकदम से सिंपल आपको समझना है, तो बस सीधा देखना है कि आपको सबसे अधिक बार कौन आया है। तो 9 आया है सबसे अधिक बार, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। 9 अधिक बार आया है तो 9 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए, 5 व्यक्ति P Q R S तथा T एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए ये है गोलाकार मेज, जैसे तैसे बना लेना है। 5 व्यक्ति बैठा है, तो सबसे पहले 5 को संख्या बना ले, 1 2 3 4 और 5 बना लिए हमने। बोल रहा है R जो है, चलिए यहाँ पे R मानते हैं, R जो है P तथा T के मध्य है। तो P और T के मध्य R हो गया। उसके बाद देखिए कहा गया है कि बैठा है Q T के ठीक बाएं बैठा है। Q जो है वह T के ठीक बाएं, तो ठीक Q के ठीक बाएं तो R हो गया। तो यानी कि आपको यहाँ पे T नहीं लगाना है, T आपको तब यहाँ पे लगाना है और इधर आपको P लगाना है। ठीक है, फिर भी तो हो रहा है, सवाल में क्या कहेगा, R जो है P तथा T के मध्य है, तो P और T के मध्य फिर भी R है। R के किधर P है, R के किधर T है, ऐसा तो नहीं कहा गया, सिर्फ कह रहा है कि R जो है P तथा T के मध्य है। तो R जो है P और T के मध्य हो गया। अब कह रहा है कि T के ठीक दाएं, Q जो है वो T के ठीक बाएं बैठा है। तो Q यहाँ T यहाँ पे है, इसके ठीक बायां कौन होगा, तो ये इधर होगा। यहाँ पे क्या होना है, Q है। अब देखिए सवाल में 5 व्यक्ति कहा गया, तो 1 2 3 4 तो मैंने फिक्स कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगला यहीं पे होगा। अगला बच कौन गया, S यहाँ पे आएगा। तो हो गया हमारा P Q और R S T, इस प्रकार से वो गोलाकार मेज पर बैठा हुआ है। तो सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है कि T के
बाएं दूसरा कौन है, टी के बाएं दूसरा कौन है, तो यहाँ पे टी है, इसका बायां किधर होगा, इधर होगा, तो टी के बायां दूसरा पूछा जा रहा है, तो टी के बायां पहला तो ये होगा, टी के बायां दूसरा कौन होगा, एस होगा, ये एस आपका आंसर होगा। ठीक है, एस आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी में आपको एस दिख रहा होगा, तो टी के ठीक बायां दूसरा कौन होगा, एस होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए अगला सवाल दिया गया है, यदि एक घन का आयतन 1728 यानी कि 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसके किनारे की लंबाई क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए घन क्या किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, ये आप समझते होंगे। घन, ये घना हो गया, ये घन होगा, घन हो गया ये, ठीक है, यानी कि वर्गाकार के रूप में बनता है, तो ये हो गया आपका घन। समझ में आया। अब पूछा जा रहा है कि इसका आयतन आपको दिया हुआ है, तो आयतन क्या होता है, इसका ए क्यू होता है, तो ए क्यू बराबर दे रखा है, कितना दिया है भाई, तो 1728 दे रखा है इसने। पूछा जा रहा है कि बताइए किनारे की लंबाई क्या होगा, तो ये जो ए दिख रहा है ना, यही किनारा होता है। ठीक है, यानी कि इसका किनारा का अगर हम होल क्यू करते हैं तो यही क्या बनता है, आयतन बनता है। तो ए क्यू बराबर दिया हुआ है 1728। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ए दिख रहा है ए को इधर छोड़ेंगे और इसका यानी कि 1728 किसका क्यूब है ये आपको बताना पड़ेगा। तो 1728 किसका क्यूब हो जाएगा, ए का मान कितना होगा, अगर हम 12 गुना 12 करें तो ये 1728 होता है। देखिए 12 गुना 12 पहले करते हैं, तो 12 दूना 24, 12 कम 12 कितना हो गया, यहाँ पे 4 4 1 12 12 44 से होता है। फिर ये 12 से इसमें गुना करते हैं, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, फिर 2 1 कम 2, फिर क्या करते हैं 144 यहाँ पे आ जाएगा, ये 8 हो गया, ये 8 4 12 का 2 हो गया, बाकी 1 4 2 6 1 7, ये 1 1728 हो गया, यानी कि ये 12 का क्या है, क्यूब है। तो आपसे यही ए पूछा जा रहा था। ठीक है, कि बताइए किनारे की लंबाई क्या है, तो किनारे की लंबाई भाई 12 है, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में दिया था ना क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर इसका मान निकल जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिख रहा है ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। ये रीजनिंग का सवाल है, इसके लिए आपको पहले डायरेक्शन मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये समझिए डायरेक्शन है, जहाँ पे भी आप पढ़ने बैठ जाते हैं उत्तर में आपको क्या समझना है, उत्तर ऊपर में उत्तर है। ठीक है, इधर आपको पूरब समझना है, ये आपका दक्षिण होता है और ये आपका पश्चिम होता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है, तो यहाँ से मान लेते हैं चलना वो शुरू करता है, यहाँ से चलना शुरू करता है, दक्षिण में पहले 15 मीटर चलता है। ठीक है, दक्षिण में पहले 15 मीटर चलता है। ये एसी लाइट है इसलिए थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, इसको हम अभी सही कर देते हैं। चलिए ये कहाँ गया, 15 मीटर दक्षिण गया। उसके बाद आपको सवाल में कहा जा रहा है कि दक्षिण चलने के बाद दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर होगा। क्योंकि देखिए हम लोग का दायां अभी किधर है, हम लोग का दायां अभी पढ़ने यदि आप बैठे हैं तो आपका दायां किधर होगा, इधर होगा, है ना। लेकिन ये नीचे आ रहा है तो इसका दायां हाथ किधर होगा, इधर होगा। दायां कहता है फिर 15 चलता है, तो लो भाई इसको फिर 15 चला दिए, बहुत ज़्यादा बिलिंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे 15 इधर चला दिए। अब उसके बाद देखिए कहा गया है सवाल में आपका कि बाएं मुड़कर फिर 10 चलता है, तो बायां इस बार आपका इधर जा रहा है तो इसका बायां हाथ किधर होगा, इधर होगा। बायां कितना चलता है, बायां चलता है 10, तो ये 10 चला दिए इसको। अब उसके बाद कह रहा है कि बाएं चलने के बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ता है, तो इस बार इसका बायां किधर होगा, इस बार अगर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसका बायां हाथ इधर होगा। तो ये बायां मुड़ता है, कितना चलता है, बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, ये 15 मीटर चल गया। अब कह रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक स्थिति से यहाँ तक का जो दूरी है उसका वह कितना दूरी, वह प्रारंभिक स्थिति से जो है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। पहले तो यहाँ पे 15 है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है 10, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे खाली, है ना, दोनों को सिर्फ ऐड कर देना है। तो 10 15 10 कितना हो गया 25 मीटर, तो 25 मीटर आपका आंसर होगा। और 25 मीटर आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, तो सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल समझते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए। अगला सवाल है आपका कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का थीटा ये दिया हुआ है, अगला दिया है टेन स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और इधर माइनस टेन स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है। अब जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है इसका वैल्यू होता है 1, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, और 1 आपका क्या होगा आंसर, ऑप्शन आपका बी दिख रहा है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा को पहले क्या करेंगे, कोसेक उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और अगला है टेन स्क्वायर थीटा, इसको इसी तरह छोड़ दिए। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 90 स्क्वायर थीटा, तो ये इसका मान ही होता है 1, तो 1 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।
तो अगला सवाल दिया गया है कि 7 से 34 है जैसे 5 है, यानी कि 7 का 34 से जिस प्रकार संबंध है 5 का उसी प्रकार किससे संबंध है। यानी कि जो रीजनिंग का ये सवाल है, यानी कि 7 का जिस प्रकार संबंध 34 से है तो उसी प्रकार 5 का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। ठीक है, 5 का संबंध किससे होगा, अगला अनुपात आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे 7 से 34 कैसे बना। 7 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 7 चौका 28 होगा। उसके बाद इसमें एक कम कर देते हैं तो 6 इसमें जोड़ देते हैं, 8 14 4 बाकी 1 2 कितना हो गया 34। देखिए बना। फिर उसी प्रकार यहाँ पे करना है। 5 में की करना है भाई, 4 से गुना करना है तो 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 5 चौक 20। अब इसमें एक कम कर देना है तो एक कम करेंगे 4 और 4 इसमें आके जोड़ देना है तो जोड़ देंगे तो 20 और 4 कितना हो गया 24। ऑप्शन में आपका बी दिख रहा है तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे चलिए दोस्तों। अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल दिया है y का वह मान डैश है, यानी कि क्या है जिसके लिए p का वैल्यू दिया हुआ है फिर q का वैल्यू दिया है के बीच का दूरी 10 मात्रक है। देखिए यदि p से q का दूरी आपको निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला आता है। पहले आप मान पुट कर लीजिए। p का वैल्यू क्या दिया है 2 - 3। अगला दिया हुआ है क्या 10y, यही दिया हुआ है। इसको क्या मानना है आपको x डैश, इसको मानना है y डैश, यानी कि x1 y1 मानना है। ठीक है, अगला मान मानना है x2 और इसको मान लेना है y2। ठीक है, अब देखिए p से q का अगर दूरी निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला आता है, रूट अंडर लगाइएगा। उसके बाद देखिए y2 में से, इस y2 में से आपको y1 घटा लेना है, y1 घटा लिए और इसका होल स्क्वायर कर लेना है। बीच में आपको प्लस लगाना है। फिर x2 से, ये जो x2 है और इसमें से x1 को घटाना है तो x1 को घटा लेना है, इसमें भी आपको होल स्क्वायर लगा लेना है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप डब्बा में घेर लीजिए, यानी कि आप कहीं पे साइड में लिख लीजिए और बॉक्स में इस टाइप से घेर दीजिए, आपको पता चलेगा ये क्या है, फॉर्मूला है। आप देखिए क्या करेंगे, इधर थोड़ा जो है ना पक्षी वगैरह बोल रहा है, चूँकि मॉर्निंग में पक्षी वगैरह बोलता है दोस्तों, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए आप क्या करेंगे, ये पी क्यू का वैल्यू निकालना है हमको। अच्छा पी का वैल्यू जो है, पी क्यू का वैल्यू दे रखा है इसने 10। देखिए सवाल में दिया हुआ है 10, तो 10 लगा लेंगे इधर। और इधर देखिए क्या करना है, y2 में से y1 घटाएं तो y2 क्या है आपका y दिया हुआ है, माइनस y1 क्या दिया है 3। तो माइनस तो एक फॉर्मूला में आता है और ये पहले से ही -3 दिया हुआ है, तो इस टाइप से आपको लगाना पड़ेगा। और पूरे का होल स्क्वायर, तो पूरे का हम क्या करते हैं होल स्क्वायर ये कर देते हैं। ठीक है, अब बीच में प्लस है। देखिए यहाँ पे x2 है, x2 कितना है 10 और माइनस y2 कितना दिया हुआ है, अच्छा x1 कितना दिया हुआ है 2, तो माइनस तो ये आएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें माइनस वगैरह नहीं दिया हुआ है। अब पूरे का क्या करते हैं हम होल स्क्वायर इसमें कर लेते हैं, लेकिन रूट आपको छोड़ना नहीं है तो रूट आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे 10 बराबर क्या हो जाएगा, अब देखिए y और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस चिन्ह गुना होता है तो प्लस बन जाता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 का हो गया क्या होल स्क्वायर। और इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 - 2 का होल स्क्वायर से घटा लेते हैं तो क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। समझ गए, ये क्या हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर। अब समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको इधर बनाते हैं। देखिए क्या होगा यहाँ पे 10 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा ये अगर इधर रूट में है तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा स्क्वायर में बनेगा, तो कहिएगा हाँ सर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए y + 3 का ये है होल स्क्वायर और इधर है प्लस 8 का होल स्क्वायर ये है। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, इसको जो है यहीं पे छोड़ना और इसको अगर ब्रैकेट के बराबर के इस पर भेजते हैं तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10 दही का 100 का स्क्वायर और 8 8 64, ये 64 इधर लाएंगे तो माइनस का 64 बनेगा, तो हाँ सर बनेगा। और इसको y + 3 का होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 36 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। अब y + 3 का इधर अगर हम इसको अगर इधर ले आते हैं तो ये रूट बन जाएगा, और रूट जैसे ही बनता है आपको पता है प्लस माइनस में हमको लेना पड़ जाता है, तो एक बार पहले प्लस में लेते हैं। तो y + 3 का वैल्यू एक बार प्लस में लेते हैं तो 6 के 36 प्लस का 6 लेते हैं, ये उधर जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, इधर जाएगा घट जाएगा 6 - 3 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या निकलेगा 3, एगो y का वैल्यू निकलेगा 3। ठीक है, और अगला हम लेते हैं, अगर हम ले y + 3 का वैल्यू माइनस में 6 ले तो माइनस में 6, तो यहाँ पे y रहेगा और ये उठ के उधर जाएगा तो -6 और ये इधर आएगा तो माइनस ये 3 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो यहाँ पे -6 3 कितना हो जाएगा 9, तो y का वैल्यू अगला मान क्या आएगा 9। तो सवाल में पूछा गया कि y का वह मान क्या होगा, तो y का मान होगा एक तो होगा 3 और एक होगा -9। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए कहाँ है डी में दिया हुआ है 9 - 3, तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, या तो पहले आप ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं, तो 3 - 9 ये दोनों आपका मान हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज का आधार 15 डेसीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 डेसीमीटर है। दुगुने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा जबकि उसका आधार 20 डेसीमीटर है। देखिए क्या करेंगे, पहले क्या करना है आपको एक त्रिभुज बना लेना है, तो ये है आपका एक त्रिभुज। उसके बाद क्या करना है, आपको दिया गया है आधार 15 डेसीमीटर।
अगला दिया है ऊंचाई आपको 12 डेसीमीटर, तो 12 डेसीमीटर। कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इससे दुगुना है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा ना हमको। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आप लोग जानते होंगे ये होता है। अब 1/2 लगा लिए, आधार कितना दिया है दोस्तों आपको 15 और 12 दिया है आपका ऊंचाई, 2 से इसको काटेंगे तो 6, 15 6 कितना हो गया दोस्तों 90 डेसीमीटर स्क्वायर। 90 डेसीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का। लेकिन कह रहा है कि अगला त्रिभुज जो है इससे 2 गुना क्षेत्रफल का है, तो 2 गुना क्षेत्रफल 90 का 2 गुना क्या हो जाएगा 180 होगा, 180। लेकिन क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, तो 1/2 गुना आधार गुना क्या लगा दीजिएगा ऊंचाई। तो 180 ऐसे ही छोड़ देते हैं 1/2, और आधार उसमें दिया हुआ है कि उसका आधार 20 डेसीमीटर है, तो 20 लगा दिए। और ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है तो उसका ऊंचाई हम h मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 से इसको काटते हैं, तो 2 से काटेंगे ये क्या हो गया 10, और 0 से इसको काटते हैं इधर काटते हैं। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए दोस्तों। तो h क्या हो गया, h बराबर इधर 18 बच गया, ये 18 इधर चला आएगा, यानी कि ऊंचाई कितना निकल गया आपका 18, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। दोस्तों अगले सवाल पे, और अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि x² - 2x और +1 में x - 1 से अगर भाग दें तो शेषफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बहुपद सबसे पहले लिखने लगा है, दिया कितना हुआ है x² - 2x और प्लस का 1, डिवाइड लगाएंगे इस तरह से, और उसके बाद कितना से भाग देने बोल रहा है x - 1 थे, x - 1 से भाग दे देंगे। अब देखिए कितना से भाग दें ताकि यहाँ पे x² बन जाए, कितना से इसमें गुना कर दें। तो x से अगर हम गुना करते हैं तो x² बनेगा, यहाँ पे x है, यहाँ पे x से गुना करने के बाद पावर जुट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x²। उसके बाद -1 में x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा -x, तो यहाँ पे हो जाएगा -x, ठीक है। अब देखिए भाग का रूल क्या होता है, यदि घटाना होता है तो यहाँ पे चिन्ह चेंज करना होगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस करते हैं, और ये अगर माइनस हुआ तो ये भी चिन्ह चेंज होगा, तो माइनस का ये बन जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² माइनस प्लस माइनस में हो गया तो कट गया। अब यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +x है, तो प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा बड़ी वाली संख्या का, तो -x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1। ये अब मेरा शेष बचा है, देखते हैं अभी और डिवाइड होता है कि नहीं। तो अभी और होगा, यहाँ पे क्या करें कि -x हो जाए, तो यहाँ पे x हमको ऑलरेडी दिख रहा है, तो -1 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x - 1 -x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा, एक एकम 1 होता है। अब उसके बाद फिर से हम चिन्ह चेंज करेंगे, तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, ये फिर से खत्म हो गया, और ये प्लस माइनस में ये भी दिख रहा है तो ये भी खत्म हो गया, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ गया 0। और सवाल में यही पूछा जा रहा है यदि x - 1 से इस बहुपद में भाग देने के बाद तो आपका शेषफल क्या बचेगा। आपको भागफल नहीं पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है शेष क्या होगा। तो शेष कितना होगा 0, और ऑप्शन आपका सी दिख रहा है, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। आइए दोस्तों अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है 12 आंकड़ों का माध्य 14 है, बाद में पता चला कि -24 की जगह भूलवश 24 लिखा जा चुका है। बताना है आपको कि वास्तविक माध्य क्या होगा, और ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, इसका एक फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। वास्तविक माध्य बराबर सूत्र होता है, वास्तविक माध्य बराबर सूत्र होता है योग प्लस का सही में से आपको क्या करना है, गलत को घटा देना है। सही में से आपको गलत को घटा देना है, और बटे में जो कुल संख्या दिया हुआ है ये कुल संख्या आपको नीचे रख देना है। यही होता है वास्तविक माध्य का सूत्र। यदि इस टाइप का सवाल आए कि गलती से ये लिख देने के बाद ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, तो इसमें यही सूत्र आपको यूज करना है। तो अब देखिए क्या करें, हमको वास्तविक माध्य निकालना है, तो यहाँ पे वास्तविक माध्य लिख लेते हैं। वास्तविक माध्य इसका क्या होगा योग। तो योग देखिए कैसे निकलता है, जो माध्य दिया हुआ है और जो मान दिया है दोनों को हम गुना कर देते हैं तो हमारा योग बनता है। यानी कि आपका देखिए प्रश्न में दिया गया है 12 आंकड़ों का माध्य, तो 12 आपका तो कुल आंकड़ा हो गया, माध्य दिया कितना है तो 14 दिया है, तो दोनों को गुना कर देंगे, यही हमारा योग बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। फिर देखिए सही में से गलत को घटाना है, तो सही क्या था कि सही था -24 और उसके जगह भूलवश 24 यूज कर लिया, यानी कि चिन्ह प्लस वाला यूज कर लिया है। तो देखिए क्या करेंगे, -24 ये मेरा सही था लेकिन यूज क्या कर लिया है 24, तो 24 लिख देंगे। बीच में चिन्ह किस चीज़ का है, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब बटे कितना है कुल संख्या, तो भाई मेरा कुल संख्या कितना है 12 आंकड़ों का माध्य पूछा गया, तो यहाँ पे 12 कर देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12, अच्छा यहाँ पे 14 था ना, 14 12 गुना ये क्या हो गया 14, और प्लस इससे प्लस से गुना करेंगे तो ये तो -24 बन जाएगा, तो ये बनेगा -24, और यहाँ पे -24 ऑलरेडी है, बटे का बन जाएगा 12, ब्रैकेट हमने तोड़ दिया।
अब देखिए क्या, खैर यहाँ पे ब्रैकेट सिर्फ आपको समझने के लिए लगा दिए हैं। प्लस से गुना, प्लस से जो जिस भी संख्या में गुना होगा तो प्लस ही रहेगा, दिक्कत नहीं। माइनस में ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा आपको। खैर लगा दिए, आपको समझने में आसानी हुआ होगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर बनाते हैं। अच्छा एक पद तो ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 12 गुना 14। अब यहाँ पे -24 है, यहाँ पे भी -24 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। तो 24 दुना क्या हो जाएगा 48 और बटे का 12। ये आप समझ गए होंगे। अब इधर हम थोड़ा सा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 12 गुना 14, तो 12 गुना 14 कर लीजिए। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपसे गुना होने में लेट हो रहा है तो बिल्कुल इस तरह से लिख के गुना करना है, थोड़ा सा फास्टली करना है ताकि आपको एग्जाम में टाइम बच जाए। तो 12 चौका 48 करना है सीधा, और 12 एकम 12 कर देना है, 168 हो जाएगा आपका। तो यहाँ क्या करेंगे, 168 हो गया और माइनस कितना है 48, तो 48 यहाँ पे लगा दिए और बटे 12 दिया हुआ है तो 12 रख दिए। तो मतलब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 168 में अगर हम यहाँ पे 48 घटा दें तो क्या बनेगा 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 बटे के 12। 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 10, और ये 10 क्या निकलेगा आपका, यही आपका है वास्तविक माध्य। ठीक है, वास्तविक माध्य हमारा कितना हो जाएगा 10, तो आपका यही होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन में आपको ए दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। आइए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए, अगला सवाल है, बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज में शीर्ष बिंदु है। ठीक है, तो यह त्रिभुज कौन सा है ये आपको पूछ रहा है। यानी कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है और इसमें ए बी और सी शीर्ष बिंदु दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया है आपका 0 6, बी का दिया हुआ है कितना -5 और 3, और अगला सी का दिया हुआ है 3 1। पूछ रहा है कि आपको ये बिंदु त्रिभुज जो है कौन सा त्रिभुज है, समबाहु है, समद्विबाहु है। तो समबाहु उसको कहते हैं जिसका सभी भुजा बराबर हो, समद्विबाहु उसको कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर एक भिन्न हो, विषमबाहु जिनमें एक भी भुजा बराबर ना हो। तो और समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे दिया हुआ है किस इस रूप में दिया हुआ है, तो आपको दूरी तो नहीं दिया है, तो कैसे पता करेंगे कौन सा भुजा कितना बड़ा है कितना छोटा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले आपको दूरी निकालना पड़ेगा। तो दूरी का फॉर्मूला ए बी बराबर लगाइएगा रूट अंडर ये 0 दिख रहा है और यहाँ पे -3 दिख रहा है, तो 0 में से पहले 5 दिख रहा है, 0 में से पहले घटाएंगे 5, -5 हो गया। लेकिन इसके बीच में घटाना है तो बीच में आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाने के बाद इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस बीच में डालना है। अब इस बार 6 में से कितना घटाना है 3 घटाना है, 3 घटा लेते हैं, इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 25, और प्लस इधर 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 दिया 9, 25 और 9 अगर हम करें तो 9 5 14 4 बाकी 1 2 1 3, ये रूट अंडर 34 निकल गया। ठीक है, 34 सेंटीमीटर में मान लीजिए, मीटर में मान लीजिए, तो चलिए सेंटीमीटर में मान लेते हैं, अपना मर्जी कुछ भी मान लीजिए। तो रूट का क्या निकला 34, किसका दूरी, ये ए से बी का दूरी निकला है। अब हम निकालते हैं बी से सी का दूरी। ठीक है, तो बी से सी का दूरी निकालते हैं, तो बी सी लगा लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, रूट अंडर लगाएंगे, -5 में से 3 घटाएंगे तो -3 करेंगे, इसका होल स्क्वायर, और फिर क्या करना है बीच में प्लस डालना है। 3 में से कितना मान दिया हुआ है 3 और 1, 3 दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है ना, 3 और 1 है, तो 3 में से 1 को घटा लेंगे, 1 यहाँ पे क्या है प्लस में तो स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, -5 है -3 है, जुड़ जाएगा माइनस, और -3 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, तो माइनस का 8 का होल स्क्वायर रहेगा, 8 कितना होता है 64। ठीक है, तो चिन्ह फिर प्लस में पहुंच जाएगा, तो ये हो गया 64 और प्लस इसमें से घटाएंगे तो 2 बनेगा, 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 होता है, ये रूट लगा लिए। अब 64 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 68। ठीक है, 68 हो जाएगा, 4 4 8 हो गया, ये रूट का 68 सेंटीमीटर ये निकल गया। तो इतना तो पता चल गया, एक इससे तो ये अलग है। चलिए अगला निकालते हैं। अच्छा ए सी निकाल के देखते हैं, ए सी क्या कहता है हमारा। तो ए सी में से क्या करना है, 0 में से 3 घटाना है, इसका होल स्क्वायर करते हैं, और बीच में प्लस 6 में से 1 घटाना है, तो एक का इसका क्या करना है होल स्क्वायर करना है, यहाँ पे रूट लगाना है। अब क्या करेंगे, 3 0 में से घटेगा नहीं, लेकिन 3 कितना हो जाएगा 9, और प्लस 6 में से घटता है 5 5 25, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 9 कितना हो गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जा रहा है 34। यानी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ए बी और ए सी जो है, ये ए बी और ए सी जो है ये तो बराबर है, लेकिन ये भिन्न है। तो अगर दो भुजा बराबर हो और एक यदि भिन्न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम द्विबाहु। सम माने बराबर, द्वि माने दुगो, तो सम तो हो गया, दो कौन हो जाएगा, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों सम द्विबाहु त्रिभुज। ये एक अभिन्न है, ठीक है, यानी कि भिन्न हो गया, ये दोनों तो सेम है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो इस तरह से आपको पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि कौन भुजा कितना बड़ा है या कितना छोटा है, आपको पता चल जाएगा कि समद्विबाहु है या फिर कैसा त्रिभुज है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिए दिया गया है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प क्या आएगा, ये आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल आपका दिया गया है
कि आम का जिस प्रकार फल, माने कि आम का संबंध जिस प्रकार फल से है, प्याज का उसी प्रकार संबंध किससे होगा। तो यानी कि आम एक क्या है, फल है, ठीक है, आम क्या है, एक फल है, तो प्याज क्या होगा, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आम क्या है, एक फल है, ठीक है, आम क्या है, एक फल है, तो आपको पूछा जा रहा है कि बताइए प्याज क्या होगा। तो प्याज दोस्तों सब्जी वगैरह ऑप्शन में रहता तो आप तो लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आम जिस प्रकार फल है एक, तो प्याज तना में गिनती आता है, ठीक है, प्याज क्या है, एक तना है, और ऑप्शन आपका डी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आम का जिस प्रकार संबंध फल से है, प्याज का उसी प्रकार संबंध तना से होगा, ठीक है। तो राइट आंसर लगाइएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रीजनिंग का ये सवाल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो अगले सवाल पे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया गया है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, आपको ये पूछा जा रहा है कितने वर्ग मौजूद हैं। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमने आकृति बना लिया, आपको सवाल में दिख रहा होगा, ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम इसको गिनते हैं। तो देखिए सबसे पहले छोटका छोटका गिन लेते हैं। तो एक यहाँ पे वर्ग बन गया, एक, यहाँ पे दूसरा गिनते हैं 2, यहाँ पे एक हो गया 3, यहाँ पे एक गिनते हैं 4, यहाँ पे एक गिनते हैं 5, 5 हो गया। अब देखिए एक ये गिनते हैं तो 6, फिर ये होगा 7, फिर ये होगा 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, 14 हो गया। अभी तक टोटल कितना हो गया, 14। अब देखिए इसको दो दो के फॉर्म में लेके गिनते हैं, 14 और 1 ये हो जाएगा, 14 1 15, फिर इसको गिनते हैं 15 और इधर से लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 16, फिर इधर से लेने के बाद ये कितना होगा 17, फिर यहाँ से लेने के बाद ये कितना होगा 18 हो गया। अब एक पूरे हो जाएगा, 18 के बाद एगो पूरे लेना है, आपको लेना पड़ेगा। तो 18 एक पूरे कितना हो गया 19, टोटल इसमें क्या है, टोटल वर्ग की संख्या 19 है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हम आगे बनाएंगे, क्योंकि इस तरह का वीडियो बनाने में दोस्तों थोड़ा सा मेहनत तो लगता है। तो बताइएगा सेशन कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ जो मॉक टेस्ट लगवाते हैं वही लगवाएं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।